रंजन कुमार खालिंदी। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले प्रीवियस ईयर के पेपर। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के रीजनिंग का पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 18 जनवरी 2019 को। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के और किस तरह से हम इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? For a standard clock, what is the angle between the hour hand and the minute hand when the clock shows 5:35 AM? ठीक है, घड़ी में क्या हो रहा है? घड़ी में तुम्हारा टाइम हो रहा है 5:35। ठीक है, तो जब भी ये एंगल वगैरह निकालना हो घड़ी में तो क्या करते हैं हम लोग? देखो क्या है, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। ठीक है, तो जब 5:35 कहने का मतलब क्या हुआ? 5 यहाँ पर हुआ होगा और 35 मतलब यहाँ पे 7। ठीक है, तो 5 लगभग मान लो इस तरह से तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा आवर हैंड और ये हो गया तुम्हारा मिनट हैंड, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि ये एंगल कितना का होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्लॉक वाले के केस में हमेशा याद रखना, जब भी आपको एंगल निकालने को बोला जाए, एंगल यानी कि थीटा, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद रखो। एंगल निकालने के लिए थीटा इक्वल टू होता है आपका 11/2 इंटू मिनट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, उसके बाद -30 इंटू आवर के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को आपको क्या करना है? याद रखना है। तो आपको एंगल निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो क्या दे रखा हुआ है, 11/2 मिनट, यानी कि इसमें मिनट क्या हो गया? 5:35 में ये हमारा मिनट दिया हुआ है, ये हमारा आवर दिया हुआ है। ठीक है, ये आवर है और ये क्या है? मिनट है। तो 35 है तो 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, -30 इंटू आवर कितना दे रखा हुआ है? 5 दे रखा हुआ है। बस इसको सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। चलो, ये क्या हो जाएगा? 192.5 आ जा रहा है। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 150। बस इसे माइनस कर दो तो आ जा रहा है हमारा 42.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको क्या करना है? इसे आपको याद रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब क्या करना है? मिसिंग नंबर फाइंड करना है सीरीज से। ठीक है, इस तरह के तो हमने जब हम लोगों ने चैप्टर सॉल्व कर रहा था तो ये सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो देखो क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने क्या कहा था, जब भी अल्फाबेट से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ABCD क्या कर लेना है? लिख लेना है साइड में। ठीक है, इससे क्या होगी? आसानी होगी चीजों को सॉल्व करने में। HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा हुआ है? यहां पर आपका सीरीज कुछ इस तरह से चल रहा है, GCIAKYM और W। आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट के साथ कंपेयर करो। जी के बाद आई पे पहुंचना है, जी के बाद आई पे पहुंचना है हमें। जी यहाँ पर है 1 2, +2 करने के बाद हम क्या हो रहा है? आई पे पहुंच रहे हैं हम। आई से के पे जाना है, आई से के पे जाओ। आई यहाँ पर है 1 2, इसमें भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। के से अब के से एम पे चलो, के से एम पे चलो 1 2, ये भी +2 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगला जो होगा वो भी +2 करने से होगा। तो m से +2 किया हमने तो NO क्या आ रहा है? O आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? O आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ में से देखो या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए C को A से कंपेयर करो। C से A पे पहुंचना है तो अपोजिट चलना होगा 1 2। क्या किया हमने? -2 किया तो हमने A पे पहुंच गया। उसके बाद A से Y पे पहुंचना है। A से Y पे पहुंचो तो Z और Y, यानी कि अगेन -2। और Y से W पे पहुंचने के लिए Y से W अगेन -2। तो हमें इसे क्या करना है? यहाँ से -2 करना है। तो W से अगर हम -2 कर दे तो U पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि OU जो है हमारा क्या आ जाता है? आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल आ गया। देखो क्या दे रखा हुआ है, डायग्राम बनाना तो मैंने सिखाया है आप लोगों को। वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। ऑल लव्स आर हेट। ठीक है, ऑल लव्स आर हेट, तो लव यहाँ पे रख दो, L फॉर लव। ऑल लव्स आर क्या है? हेट। ठीक है, ऑल लव्स आर हेट, ये हो गया। अगला क्या बोल रहा है? ऑल हेट्स आर इमोशन। ऑल हेट्स, हेट्स अंदर आ जाएगा किसके? इमोशन के। ठीक है, डायग्राम बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया क्लास में।
तो ये हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या, ये स्टेटमेंट दे रखा हुआ था। अब हमें कंक्लूजन देखना है, तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम इमोशंस आर हेड्स, सम इमोशंस इधर है, इमोशंस हेड, तो क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट के तरफ चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। जब भी राइट से लेफ्ट चल रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा वो चीज सम में अगर आप राइट से लेफ्ट चल रहे हो तो वो चीज हमेशा क्या होता है, सही होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम इमोशंस आर लव, इमोशंस यहाँ है, इमोशन से लव, ये भी क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट चल रहा है, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि बोथ कंक्लूजन फॉलोज, तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो इस तरह के सवाल में क्या करना रहता है आपको, इस तरह के सवाल में आपको लॉजिक लगा के, मतलब ये जो 5 टर्म दिया हुआ है, ये 5 टर्म को थोड़ा समझकर इसे अरेंज करना रहता है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, तो जाहिर सी बात है पेपर और प्रिंट वगैरह, पेपर बनने का प्रोसेस लिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो तो अगर बेम्बो आना चाहिए, क्योंकि बांस सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है, सबसे पहले नहीं, बांस तो नहीं आएगा, सबसे पहले जंगल पे चलेंगे, मतलब फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट पे आए हम लोग, यानी कि सेकंड नंबर, ठीक है। फॉरेस्ट के बाद क्या होगा, बेम्बो, मतलब बांस पे, फॉरेस्ट में हमें बांस मिला, बांस से हमने उसे क्या किया, बांस से हमने लुगदी बनाई, ठीक है, बांस से हमने लुगदी बनाई, लुगदी से हमने क्या किया, लुगदी के बाद हमने उसे, लुगदी से कागज बनाया, ठीक है। 5 नंबर, कागज बनाने के बाद क्या किया, उसे हमने छाप दिया, प्रिंट कर दिया, तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही हो रहा है, और ये हमारा ऑप्शन से भी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें और एक चीज याद रखना, देखो ये क्या है, इसमें क्या दिखा रहा है कि प्रिंट करने, मतलब पेपर है और उसे प्रिंट करना है, तो जाहिर सी बात है लास्ट प्रोसेस प्रिंट ही होगा, रिजल्ट जो है लास्ट में ही आएगा। तो ये लास्ट ऑप्शन 1 है, 1 हमें बस इसमें मिल रहा है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 6 फ्रेंड्स ABCDEF आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो सबसे पहला बात तो सर्कल है, चलो सर्कल बना लिया हमने। इसमें क्या है, फेसिंग का ध्यान रखना रहता है सर्कल में। तो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। तो 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फेसिंग किधर क्या हुआ, सेंटर की तरफ, सबका सेंटर की तरफ फेस है, सबका सेंटर की तरफ क्या है, सबका सेंटर की तरफ फेस है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना रहता है, लेफ्ट और राइट का, बाएं और दाएं। तो यहां पर जैसे जो बैठा हुआ होगा तो उसका लेफ्ट इस साइड होगा और उसका राइट इस साइड होगा, और वही चीज इधर इस साइड जो बैठा होगा उसका लेफ्ट इस साइड होगा और यहाँ पर इसका राइट होगा, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखना है आपको, सारा का उसी तरह आपको अरेंज करना है। यहाँ पर लेफ्ट, इसका राइट इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे इधर, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट, और यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखो अब क्या बोला है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाना है। तो क्या बोल रहा है कि एफ ए के तत्काल बाएं है, एफ जो है, एफ कहाँ है, ए के तत्काल बाएं। तो सपोज ए यहाँ पर है, तो ए के तत्काल बाएं, बाएं मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। तो ए के लेफ्ट में कौन है, एफ है, इमीडिएट है, ठीक है, इमीडिएट है, ठीक है, हो गया। उसके बाद और क्या बोल रहा है कि बी एफ के विपरीत बैठा है। बी कहाँ बैठा है, बी जो है एफ के विपरीत, मतलब एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, ई और डी एक दूसरे के विपरीत बैठे, ई और डी एक दूसरे के विपरीत। मान लो यहाँ पे हमने ई ले लिया तो डी इसके विपरीत में आ जाएगा, या फिर सपोज यहाँ पर अगर ई हुआ होगा तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा हुआ, और कुछ नहीं दे रखा हुआ, बोला जा रहा है कि ए के विपरीत कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक यहाँ पर मिसिंग रह गया, यहाँ पर कौन सा बचेगा, ए हो गया, बी हो गया, डी ई एफ हो गया, एक सी बचा हुआ, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर सी बैठेगा। तो अब क्या बोल रहा है हमें कि ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत कौन है, देखो ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत सी है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जा रहा है, ऑप्शन डी सी, ठीक है। सी जो है ए के अपोजिट में बैठा हुआ। अब देखो इसमें और एक चीज देखो, हमेशा क्या होता है ना, ये एसएससी का एग्जाम हुआ या फिर रेलवे या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपको ऑप्शंस दिया जाता है, चॉइस दिया जाता है, तो हमेशा क्वेश्चन में ट्रिक रहता है, आई मीन ऑप्शन में ट्रिक आपको देखने को मिलता है। जैसे देखो इसे अगर हम ट्रिक से सॉल्व करना चाहें बाय ऑप्शंस, तो देखो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ई, ठीक है, ई दे रखा हुआ है, ई। तो यहाँ पर क्या बोला है,
कि ई जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ई जो है डी के अपोजिट है। ई डी के अपोजिट जब बोल दिया है तो वो ए के अपोजिट तो होगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ए के अपोजिट में पूछा है और ए ही ऑप्शन में दे दिया है, ये भी गलत हो गया। ऐप की बात करें तो ऐप के बारे में क्या बोला गया है कि ऐप जो है वो ए के तत्काल बाएं बैठा हुआ, बाएं बैठा हुआ तो ये तो ए के अपोजिट में आएगा नहीं। अब बचा एक ऑप्शन, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला देखो क्या हुआ, अगेन सीरीज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, कौन सा गलत एक टर्म दिया हुआ वो हमें पता करना है। चलो पता करते हैं। 1 है, 5 है, 14, 30, 55 एंड 93। ठीक है, तो सीरीज वाले क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करने किस तरह से सिखाया। हमेशा इन दोनों का क्या करना है, आपको गैप निकालना है। तो इनका गैप निकाला हमने, कितना आ गया 4। इनका गैप निकाला, इनका गैप कितना आ जाएगा 9। इनका गैप निकालो, 30 में से 40 माइनस कर दो 60। और इनका गैप निकालो तो इनका गैप कितना आ जा रहा है 25 आ जा रहा है। इनका गैप कितना आ जा रहा है, इनका गैप आ जा रहा है 38। अब कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको क्या, देखो क्या लॉजिक है इसमें। यहाँ पर क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर 25। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है आपको क्या मिलता, यहाँ पर 6 का स्क्वायर होना चाहिए था। 6 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू क्या 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर 38 ना होकर 36 होना चाहिए। यानी कि ये जो टर्म है 93 जो हमारा आ रहा है, अगर 93 की जगह 91 रहा होता तो यहाँ पे 36 आता और ये सीरीज बिल्कुल सही हो जाता। तो हमारा गलत टर्म कौन सा मिल गया 93। यहाँ पर 93 जो है वो गलत है, 93 की जगह 91 होना चाहिए था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन मिसिंग टर्म से आया 2, 3, 11, 38 और ये हमें पता करना है। चलो फिर से गैप निकालते हैं। 2 से 3 के बीच का गैप कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 3 से 11 के बीच का गैप 8 आ रहा है। और 11 से 38 के बीच का गैप कितना आ जा रहा है 27। आपको कुछ लॉजिक दिखा क्या ये क्या है, ये अगर देख लो तो ये 1 का क्यूब आप बोल सकते हो, इसे आप देख लो तो 2 का क्यूब बोल सकते हो, इसे आप देख लो तो इसे आप 3 का क्यूब बोल सकते हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो गैप बनेगा वो क्या का गैप बनेगा 4 का क्यूब का। 4 का क्यूब कहने का मतलब कितना हो गया 64। तो बस यहाँ पे 64 है, तो यहाँ पे 64 कब आएगा जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 38 प्लस 64 कर देंगे तो वो हमारा यानी कितना आ जा रहा है 102 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 102 होगा, तो हमारा 64 गैप निकलेगा। 102 ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, सम किड्स आर हैन। सम का डायग्राम कैसे बनता है, सम का डायग्राम इस तरह से बनता है, सम किड्स आर हैन। ठीक है, हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ऑल हैंस आर गोट। तो हैंस तो गोट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन की बात करते हैं। सम हैंस आर केट, सम हैंस आर केट। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, सम हैंस आर केट। आगे क्या बोल रहा है, सम गोट्स आर हैन, गोट्स आर हैन। यहाँ से गोट्स आर हैन, सम का केस है और क्या हो रहा है राइट से लेफ्ट चल रहा है, तो ये क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए ही निकल कर आ रहा है, बोथ कंक्लूजन फॉलो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला देखो क्या दे रखा हुआ है। अगला में बोल रहा है कि एक ओड वन फाइंड करना है हमें, मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों ऑप्शन से मैच नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे सारा जो है खेल के बारे में दिया हुआ है। बेसबॉल एक तरह का खेल होता है, चेस भी खेल है, हॉकी भी है, क्रिकेट भी है। बट ये बेसबॉल, हॉकी और क्रिकेट जो है ये क्या है, ये तीनों जो है वो आउटडोर है, बाहर खेला करते हैं हम लोग। ठीक है, पर ये चेस जो है वो हम लोग क्या, ये चेस जो है क्या है इंडोर गेम है। इंडोर गेम कहने का मतलब अंदर बैठ के खेला जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल अलग है यहाँ, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देख लो। अगेन आपको क्या करना है, जब भी अल्फाबेट वाला चीज आए तो ABCD लिख लिया करो, ABCDE FG, और आपने लिखा हुआ होगा तो पहले वो देख लेना। तो यहाँ पर क्या है TEXT, TEXT को क्या लिखा जा रहा है 69, कैसे लिखा जा रहा है वो अब देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जनरली जब भी अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन आ जाए तो हमेशा याद रखना, ज़्यादातर चांस रहता है कि इनके पोजीशन से ही कुछ कनेक्शन है। तो टी का पोजीशन अगर हम पता करें तो काउंट करना टी का पोजीशन
तो वो आपको मिलेगा 20 नंबर पर। ई का पोजीशन अगर हम देखें तो ई का पोजीशन 5वें नंबर पर है। एक्स का पोजीशन कितने नंबर पर आता है 24, और टी का पोजीशन कितने नंबर पर है 20 में। ठीक है, अगर आपको पोजीशन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ए बी सी डी साइड में लिख लिया करो, उसके बाद काउंट कर लिया करो। तो इसको क्या करना है, हमें 69 बनाना है, इसे हमें 69 बनाना है। कैसे करेंगे, देखो इन चीज़ों में हमेशा याद रखना, ज़्यादातर सिर्फ प्लस और माइनस करने से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नहीं है जल्दी। अगर आपका प्लस माइनस से ही आंसर आ जा रहा है तो अच्छा बात है। तो सारे को अगर हम प्लस कर दे तो 20 20 40, इधर 24, ये 5, हाँ आ गया 69 आ गया। सारा को ऐड करने से क्या हो रहा है 69 आ रहा है। ठीक है, लॉजिक का पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, PITY का लॉजिक मतलब इसमें भी फाइंड करना है। तो P का पोजीशन देख लो, P का पोजीशन कितना है 16 है, I का पोजीशन कितना है 9, T का तो 20 है ही है, और Y का पोजीशन कितना है 25। तो सारा को ऐड करना है, सारा को ऐड कर दो। सारा को ऐड कर दिया हमने, तो ऐड करने से कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 70। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, ऑड वन फाइंड करना है। एक, ये चारों ऑप्शन में से क्या है, एक जो है वो अलग है, सबसे अलग है, वो अलग हमें पता करना है। तो इसमें लॉजिक किस तरह से है, देखो 216 की बात करें तो 216 क्या होता है, 216 आप देखोगे तो 6 का क्यूब होता है। ठीक है, उसी तरह 515 की बात करें तो 515 जो है वो भी 8 का क्यूब होता है, और 343 भी आपका क्या होता है 7 का क्यूब होता है, पर 441 किसी का क्यूब नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये सबसे अलग है, ये चारों ऑप्शन से अलग है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक आपको क्या है, आपको इस तरह का चीज सीख के रखना है ताकि आप वहां पे अप्लाई कर सको। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अब देखो अगेन आया आपका, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन तो हमने काफी देख रखे जब हमने चैप्टर को सॉल्व कर रहा था, चैप्टर वाइज हम लोग टॉपिक वाइज जब पढ़ रहे थे उस सेशन में। तो इसमें क्या करना रहता है कि इन दोनों का रिलेशन पता करना रहता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, और सेम रिलेशन हमें यहाँ अप्लाई करना रहता है। तो MIC को 56 कैसे लिखा गया, तो मैंने अभी बताया कि जब भी नंबर और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन आए तो हमेशा याद रखना कि उसके पोजीशन के साथ ही कुछ ना कुछ किया गया है। तो M का अगर हम पोजीशन देखें तो आ जा रहा है, M कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पर। I का पोजीशन की बात करें तो I आती है 9 नंबर पर, और C के पोजीशन की बात करें तो C आ रहा है हमारा 3 नंबर पर। तो क्या इन लोगों को ऐड करने से 56 आएगा, नहीं, नहीं आ रहा। ऐड करके माइनस, जब ऐड करने से नहीं आ रहा तो माइनस करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं, कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ और ही लॉजिक लगा हुआ है। वो क्या लॉजिक है, देखो MIC है। ठीक है, इसको क्या किया है 56 किया है। कैसे किया है, MIC है तो MIC, M के अपोजिट, M का अपोजिट अगर आप देखो तो M के अपोजिट में कौन आता है, ABCDE FGHIJKLMNO PQRSTUVWXY और Z। ठीक है, तो M के अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पर M है। अपोजिट से काउंट करो 13 नंबर पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो N जो है वो M के अपोजिट है। ठीक है, I के अपोजिट की बात करें तो I यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9, 9 नंबर पर I है। तो इधर से 9 नंबर पर कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। R जो है वो क्या हो रहा है I के अपोजिट है। ठीक उसी तरह C के अपोजिट की बात करें तो C इधर से तीसरे नंबर पर है, इधर से अगर आप तीसरे नंबर पर जाओ तो आपको X मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है X आ जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, अपोजिट निकाल लिया। अब अपोजिट निकाल लिया तो N का वैल्यू कितना है अपोजिट में, N का वैल्यू कितना है 14 नंबर पर N है। ठीक है, N है, N का पोजीशन है 14। R का पोजीशन की बात करें तो R का पोजीशन है 18 और X का पोजीशन है कितना 24। अब क्या है, अब इन लोगों को ऐड करो। अब इन्हें हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 56। तो ये लॉजिक लगा है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये लॉजिक लगा है। अब ये लॉजिक समझ में आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, YOGA पे अप्लाई करेंगे। तो Y के अपोजिट में चले जाते हैं। तो Y के अपोजिट में आपको क्या दिख रहा है, Y के अपोजिट में B है। O के अपोजिट की बात करें तो O के अपोजिट में आपको क्या दिख रहा है L। G के अपोजिट में देख लो, G के अपोजिट में आपको मिलेगा T, और A के अपोजिट में तो Z आपको मिल ही रहा है। ठीक है, अब B का पोजीशन क्या है, B का पोजीशन है 2, L का पोजीशन कितना है 12,
टी का पोजीशन कितना है 20 और जेड का पोजीशन कितना है 26। बस ऐड कर दो सबको, तो सारा को ऐड जब हमने किया तो ये हमारा निकल कर आ रहा है 60। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगेन सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोल रहा है कि 7 दोस्त हैं। ठीक है, 7 दोस्त है, एक पंक्ति में बैठे हैं और टीवी सीरियल देख रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा बात है, टीवी देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ है टीवी, मान लो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर टीवी है, तो टीवी इधर, जाहिर से बात है सबका फेस इसी तरफ होगा। सबका फेस जो है किस तरफ होगा, सबका फेस इसी तरफ होगा। अब सबका फेस इस तरफ होगा तो इसका लेफ्ट, सारा कोई का लेफ्ट इसी तरफ होगा, सारा कोई का लेफ्ट इसी तरफ होगा और सारा कोई का राइट इसी तरह होगा। ठीक है, बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा, क्योंकि सारा कोई ने सबने इस तरफ फेस किया हुआ है टीवी की तरफ। अब क्या है, 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, तो चलो 7 लोग हैं तो 7 लोग, यहाँ से तो 2 हो गए, ये 3 4 5 6 7 लोग हो गए। 7 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो 7 लोग हैं। अब क्या बोला है, जिस तरह से बोला है उस तरह से हमें चलना है। एस और एन छोर पर बैठे हुए हैं, मतलब एस और एन जो है दोनों एक छोर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो बैठा देते हैं। एस यहाँ पर बैठा हुआ है, एन यहाँ पर। ठीक है, मान लिया हमने एस यहाँ पर बैठा है, एन यहाँ पर। एम और ओ की बात क्या की है, एम और ओ के बीच पी बैठा हुआ है। एम और ओ के बीच कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ। ठीक है, चलो पी को यहाँ पर रख दिया हमने, एम को यहाँ पर, ओ को यहाँ। देखो ये डायग्राम आपको 2 से 3 बार भी बनाना पड़ सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद और क्या बोला जा रहा है कि आर एन के तत्काल बाएं बैठा हुआ है। आर एन के तत्काल बाएं, एन का बाएं कौन हो जा रहा है, एन का लेफ्ट इस साइड आएगा और इसके तत्काल मतलब इमीडिएट यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और एम के तत्काल दाएं बैठा हुआ, और आर जो है एन के तत्काल बाएं और एम के दाएं। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, तो पोजीशन हमारा सही है, एम के दाएं भी बैठा हुआ है आर। अब क्या बोल रहा है, पी और क्यू के बीच कौन बैठा हुआ, पी और क्यू के बीच कौन बैठा हुआ। तो यहाँ पर तो एक मिसिंग टर्म है, वो क्या है, क्यू। हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही हो गया। देखो जी, एक ही बार में सही हो गया। आपको 2 से 3 बार भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, पी और क्यू के बीच कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है। तो ओ जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे स्टेरेडियन इज रिलेटेड टू। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, जिस तरह से आपका जूल जो है वो रिलेटेड होता है एनर्जी से, वो उसी तरह स्टेरेडियन जो है वो किस तरह से रिलेटेड है। तो जूल की बात करें, अगर आप जूल की बात करो, ये फिजिक्स का है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो जूल क्या है, जूल जो होता है वो एसआई यूनिट है। जूल क्या है, एसआई यूनिट, किसका, एनर्जी का। एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि एसआई यूनिट कौन सा दे रखा हो। तो ये किसी का एसआई यूनिट होता है, नहीं होता है। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। सॉलिड एंगल जो होता है एसआई यूनिट है। ठीक है, सॉलिड एंगल एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट होता है सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन का। ठीक है, ये एसआई यूनिट होता है इसका, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये जो है रिलेशन सही हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। What was the day of the week 28 मई 2006। ठीक है, बोला जा रहा है कि 28 मई 2006 को सप्ताह का दिन कौन सा था, ये आपको बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन हमेशा ये कैलेंडर से आएगा ही आएगा, तो इसको आप हमेशा मतलब इसको आप एक अभी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से एक बार देख लो, उसके बाद इस तरह का कोई भी सवाल आए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो चीज़ों को पहले समझ लो। तो क्या है, सबसे पहले तो देख लो क्या होता है, कितने मंथ है, 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हो गया। ये आपको क्या करना पड़ेगा, इन कोड को याद रखना पड़ेगा। मैं आपको एक कोड लिख के दे रहा हूँ, 033614625 एंड 035। ये कोड है। ये जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का कोड होता है 3, मार्च का 3, इस तरह से सारा मंथ का आपको कोड है। ये कोड है, ये कोड को आपको याद रखना है। ठीक है, आप देख लो किस तरह से याद करोगे। मैंने ये 3-3 करके याद किया था,
तो याद हो गया था मेरे से, ठीक है। इस तरह से आपको भी याद रखना है। उसके बाद सेंचुरी की बात करते हैं। ये हो गया मंथ का आपको कोड हो गया। अब सेंचुरी, सेंचुरी में आपको मिलेगा 1600, 1700 और 1800 एंड 1900। ये चीज को आप ध्यान रखना। अब देखो 16 है तो 16 के सामने क्या आएगा आपको, 6, यहाँ पे 6 है, बस इस चीज का ख्याल रखना। यहाँ पे 6, फिर यहाँ पर 4, फिर 2 और 0। ये इसका कोड है, सेंचुरी का कोड है, ठीक है। ये हो गया सेंचुरी, और सेंचुरी का कोड हो गया ये वाला, ठीक है। सेंचुरी का कोड हो गया 1600 है, 16 सेंचुरी चल रहा है तो उसका कोड होगा 6, 17 सेंचुरी चल रहा है तो वो हो जाएगा 4, 18 के लिए 2 और 19 के लिए 0। इसके करस्पॉन्डिंग ही आगे बढ़ना है। सपोज आपको 2000 में आना है तो यहाँ पे 19 है, 19 के बाद क्या आएगा 2000, उसके बाद 21 सेंचुरी, उसके बाद 22 सेंचुरी और 23 सेंचुरी। इसके पीछे अगर आपको जाना है तो 19 के पीछे चले जाओ, 16 के पीछे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो इसी तरह आपको आगे पीछे करके रखना है। बस आपको क्या करना है, इस कोड को, करस्पॉन्डिंग कोड को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 6 जो है, ये 6 कोड 16 का भी हो जाएगा, 12 का भी हो जाएगा, 2000 का भी हो जाएगा। उसी तरह ये 4 जो है, 4 आपका 17 का भी हो जाएगा, 13 का भी हो जाएगा, 21 का भी हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग कोड है, ठीक है। इसे आप याद रखना सेंचुरी के लिए, ठीक। ये हो गया एक। अब एक कोड आता है, सेंचुरी का कोड हो गया, ये हो गया हमारा मंथ का कोड, ये हो गया ये कोड ना, ये कोड हो गया सेंचुरी का कोड, और एक आएगा आपका डे का कोड। डे यानी कि डे कितना, संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो संडे को 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। इतना सा कोड होता है। बस ये कोड आपको, इतना सा कोड आपको याद रखना है, ये कोड आपको याद रखना है, तब जाके आपका कैलेंडर का सवाल सॉल्व होगा। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले तो 28 मई की बात की गई है। 28 मई 2006 की बात की गई है। सबसे पहले डेट को लेना है तो 28 मई, यहाँ पर लिख दिया हमने 28 मई, ठीक है। ये है डेट 28 मई, 28, ठीक है। उसके बाद मई की बात की गई। मई के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है, देख लो यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में क्या आ रहा है, मई में आ रहा है 1, तो नीचे लिख दो 01, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेंचुरी कौन सी चल रही है, सेंचुरी चल रही है 2000 की, 2000 की सेंचुरी चल रही है। तो 2000 की सेंचुरी, 2000 के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है, 2000 के करस्पॉन्डिंग कोड है 6, तो यहाँ पे लिख दो 06। अब 2000 की सेंचुरी में कौन सा साल है, तो 06 का, 06 का है, तो यहाँ पर लिख दो 06, यहाँ पर भी हो जाएगा 06। अब क्या करना है आपको, ये जो 06 है इसको आपको डिवाइड करना है 4 से, ताकि आपको लीप ईयर का पता चल सके। अगर 4 से पूरी डिवाइड हो जा रहा है तो ये लीप ईयर है, और नहीं डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। तो 4 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर बच रहा है मतलब पूरी ये कट नहीं रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। अब इसमें क्या है, भागफल कितना आया, भागफल 1 आया, तो यहाँ पर 1 को ऐड कर दो, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। ये हमने क्या लिया, ये हमने डेट लिया, ये क्या है, मई का कोड है, ये क्या है, ये सेंचुरी का कोड है यानी कि 2000, और ये क्या है, ये है ईयर, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड मतलब 4 से डिवाइड करना था, और ये हमने क्या किया, भागफल को यहाँ पर लिख दिया। अब सारा को ऐड कर दो। तो सबको हमने ऐड जब किया तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 42। बस ये 42 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जब ये 42 आ गया तो अब आपको ये करना है कि इस 42 को आपको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से हमने इसे जब डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड करके आपको क्या करना है, 7 से कितने बार में डिवाइड होगा, मतलब इसके 7 से डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर आपको लिखना है। तो ये अगर आप इसे 7 से डिवाइड करो, 7 से 42 को डिवाइड करो तो क्या होगा, 6 बार में पूरी कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है 0। याद रखना शेषफल लेना है, ठीक है, रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 0।
तो 0 के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है? 0 के करस्पॉन्डिंग कोड है संडे, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा संडे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ से क्या होता है, सही आंसर निकल कर आ जाता है संडे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस टेबल को आप याद रख लो, इतना सा टेबल है, तो आपको कैलेंडर का कोई भी सवाल आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। कैलेंडर से सवाल आता ही आता है, ठीक है। चलो समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा क्लास के लास्ट में, उसे आप सॉल्व करना। अगले सवाल पे चलते हैं। अब क्या है, ये आ गया डायरेक्शन से सवाल। डायरेक्शन से सवाल पूछा गया है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लो। डायरेक्शन बना लिया, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये यानी दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, और वेस्ट मतलब पश्चिम। अब क्या बोल रहा है कि मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग है, 9 AM हो रहा है, 9 AM हो रहा है, मंडे मॉर्निंग है। कौन है? संध्या और रमैया। संध्या और रमैया फेसिंग ईच अदर वाइल दे आर प्लेइंग चेस। चेस खेल रहे हैं गार्डन में, फेसिंग ईच अदर। और क्या बोल रहा है? इफ संध्या शेडो इज हर राइट साइड। संध्या का शेडो राइट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, अब सुबह का टाइम है, राइट साइड आ रहा है, तो सन जाहिर से बात है ईस्ट में होगा। ईस्ट में होगा तभी तो इसके राइट साइड इस तरफ शेडो छाया बन रहा है, ठीक है। तो जाहिर से बात है ये लोग जो है यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं, इस तरफ एक दूसरे को इस तरफ, और यहाँ पे ये लोग चेस खेल रहे हैं, ठीक है। चेस खेल रहे हैं, और क्या हो रहा है कि राइट साइड किसका छाया जो है इस साइड, किसका? संध्या का। तो संध्या यहाँ पर होगी तभी तो इसका छाया जो है वो क्या हो रहा होगा, राइट साइड जा रहा होगा, ठीक है, इस तरह जा रहा होगा। और यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पे रमैया होगी। तो रमैया इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन बोल रहा है। तो रमैया किस तरफ फेस कर रही है? रमैया जो है, देखो संध्या यहाँ पर है, संध्या यहाँ पर है, तो इसका राइट हो गया आपका, इस साइड राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो गया, और कहा जा रहा है कि राइट साइड में इसका छाया पड़ रहा है, तो राइट साइड में छाया पड़ रहा है। और रमैया इस तरफ है, रमैया इस तरफ है, तो रमैया इस तरफ ऐसे फेस करके बैठी हुई है, तो ये किस तरफ फेस जा रहा है? इसका फेस इस तरफ जा रहा है, यानी कि नॉर्थ के साइड। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाता है, नॉर्थ में इसका छाया पड़ रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, गिवन अमॉन्ग ऑप्शन, अच्छा रिलेशन, दिए गए शब्दों का समान शब्द नहीं है, इन चारों में से एक जो है वो अलग है, इन चारों में से एक अलग है, वो क्या है? देखो ओम मीटर, ए मीटर और वोल्ट मीटर, ये तीनों क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। ओम मीटर से रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, एम मीटर से करंट मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं, यानी कि ये सब तीनों जो है इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए। बट डायमीटर तो किसी तरह का ये नहीं होता, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। डायमीटर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो डायमीटर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो है अलग है, और ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन सवाल आया हुआ है आपका कोडिंग डिकोडिंग से, आई थिंक ये पहला सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। तो सबसे पहले क्या करो, इसको कोड किया गया है इस तरह से, तो वो देख लो किस तरह से किया गया है, KINDESS इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको बनाया गया है इस तरह से, कैसे बनाया गया है? क्या है? SSENDNIK। तो अगर आप देखोगे तो ये एस को यहाँ पे रख दिया, फिर ये एस को यहाँ पर रख दिया, और ये ई को यहाँ पे लाया, एन को यहाँ पर, डी को यहाँ पर, एन को यहाँ पर, आई को यहाँ पर, और के को यहाँ पर। लॉजिक समझ में आई? सेम लॉजिक आप क्या करो, यहाँ पर अप्लाई कर दो, DIAGNOSIS, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये एस को उठा के यहाँ लाना है, फिर ये आई को उठा के यहाँ लाना है, फिर ये एस को उठा के यहाँ लाना है, और ओ को ओ यहाँ आ जाएगा, एन आपका यहाँ आ जाएगा, जी आपका यहाँ चला जाएगा, ए जो है यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, और डी यहाँ आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मिसिंग टर्म, अगेन मिसिंग टर्म, 14, 18, 34, 70, अब ये पता करना है हमें। तो पता करना है, किस तरह से पता करें? चलो गैप निकालते हैं। इनका गैप आ गया कितना? 4। इनका गैप कितना आ जाएगा? इनका गैप आ जा रहा है 16। इनका गैप कितना आ जा रहा है? 36। अब हमें यहाँ का गैप पता करना है। तो इसको देख के आपको लॉजिक समझ में आ रही है क्या? इसको देख के आपको लॉजिक समझ में आ रही है
ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 4 6 8 आना चाहिए, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दो, 70 और 64 को प्लस कर दो। तो 70 और 64 को हमने प्लस किया तो 134 आ जा रहा है, 134 होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। ब्लड एंड रिलेशन से सवाल आया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, ब्लड एंड रिलेशन से क्या बोल रहा है, देखो ब्लड एंड रिलेशन में मैंने आपको बताया था सिंबल याद रखने, आपको क्या क्या सिंबल आपको याद करवाया था वो हमने देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है सिंबल में कि ये हो गया, ये आपको रखना है मेल के लिए, ठीक है, ये आपको रखना है फीमेल के लिए, और ये आपको यूज करना है कपल के लिए, शादीशुदा रहे उस तरह के कपल के लिए। ये आपको यूज करना है सिबलिंग के लिए, ठीक है, मतलब भाई बहन के लिए। और ये आपको यूज करना है जनरेशन गैप के लिए, ठीक है। ये आपको सिंबल याद रखना है। आप किसी भी तरह का सिंबल रख सकते हो, लेकिन मैंने ये सिंबल रखा है, तो आप अगर इसे फॉलो करोगे तो अच्छा से सॉल्व होता है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोल ये रहा है कि ए ने आर को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में परिचित करवाया। ए ने आर को, ठीक है, अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में परिचित करो, ठीक है, मतलब दोनों मेल है, ए भी मेल है और आर भी मेल है, ये चीज तो हमें पता चल गया। अब क्या बोला जा रहा है कि ए ने आर को अपने पिता, ए के पिता ऊपर चले जाओ, जनरेशन गैप बनाना है, तो ए के पिता मेल में आएगा, ठीक है, पिता की पत्नी कपल हो गए, पिता की पत्नी कपल हो गई, ये फीमेल हो गई, ठीक है, पत्नी के इकलौते भाई सिबलिंग है, भाई हो गया मेल, भाई के बेटे यानी कि नीचे जनरेशन गैप हो गया, बेटे के रूप में प्रचलित करवाया, ये बन गया आपका सिंबल, मतलब डायग्राम। अब क्या बोला है कि आर ए से कैसे संबंधित है, आर और ए कैसे संबंधित है, देखो क्या है कि आर ए से, इसकी मम्मी, ए की मम्मी के भाई का बेटा है आर, तो ये क्या होगा, कजन ब्रदर होंगे, कजन कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, ये 4 गो ऑप्शन में से आपको क्या है, एक ऑप्शन जो है वो अलग है, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, डी सी जी एफ, ऑप्शन वाइज चलना है। डी सी जी एफ का देखो, डी से अगर हमें सी पे पहुंचना हो तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, एक पीछे जाएंगे। सी से जी पे अगर आपको पहुंचना हो तो क्या करेंगे, +4 करेंगे, सी से 4 आगे जाओ तो आपको जी मिलेगा, और जी से एफ अगर पहुंचना हो तो एक पीछे चलेंगे, हो गया, ठीक है। उसी तरह क्यू पी एस और आर की बात करें, ठीक है, तो क्यू से अगर हमें पी पे पहुंचना हो तो -1 करेंगे, पी से अगर एस पहुंचना हो तो +3 करेंगे, और एस से अगर आर पहुंचना हो तो -1 करेंगे, ठीक है, ये दोनों तो अलग हो गया। एफ ई और एच और जी, देखते हैं ये किससे मैच करता है। एफ से ई पहुंचना हो तो -1 करेंगे, ई से एच पहुंचना हो तो +3 करेंगे, और एस से जी यानी कि -1, मतलब ये दोनों सही है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए जो है वो अलग ही होगा। फिर भी देख लेते हैं, एल के एन और एम, एल से के पहुंचना हो तो -1 करेंगे, के से एन पहुंचना हो तो +3 करेंगे, और एन से एम तो -1। हाँ तो सही है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल वो अलग है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगेन जो हो गया आपका आ गया सवाल किससे, डायरेक्शन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये आप बना लिया करो हमेशा साइड में जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि मनीष ने दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर साइकिल चलाई। मनीष यहाँ पर है, मनीष क्या किया, यहाँ से दक्षिण की तरफ गया, कितना 30 किलोमीटर। अब देखो इस तरफ गया, अब हमेशा याद रखना फेस इसका इस तरफ है, हमेशा लेफ्ट और राइट का हमेशा याद रखा करो डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो यहाँ पर राइट होगा और यहाँ पर लेफ्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ गया, बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ के क्या किया, 10 किलोमीटर जो है वो साइकिल चलाया। अभी इसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है। अब क्या बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ गया। अब क्या हुआ, दाएं मुड़ गया, दाएं यानी कि राइट साइड मुड़ा, और क्या किया, 10 किलोमीटर अगेन साइकिल चलाया। अब इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है।
10 किलोमीटर साइकिल चलाई, अंत में वह दाएं मुड़ा, अब फिर वो राइट मुड़ा और 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तो 10 हो गया और यहाँ ये अब क्या किया 15 किलोमीटर जो है यहाँ लेफ्ट हो गया यहाँ राइट, 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब क्या बोला वह किस दिशा के सम्मुख है, अब देखो इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ का आने का मतलब कौन सा हो गया वेस्ट, सी जो है पश्चिम की तरफ इसका क्या है इसका फेस किया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या करना है आपको मिसिंग टर्म पता करना है, मतलब मिसिंग डायग्राम पता करना है। तो यहाँ पे बस बैठा दो, ये आपका इस तरह से होगा और ये जो है इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें पता करना है। ये डायग्राम देखो तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन से आपको दिख रहा है, आई थिंक 2 में दिख रहा है ये, हाँ 2 में है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन देखो इसमें मैंने क्या बोला, इसका रिलेशन पता करना है और सेम रिलेशन यहाँ पे लाना है। तो 196 और 144 में क्या रिलेशन है, 196 और 144 में क्या रिलेशन है। 196 अगर देखा जाए तो 196 क्या होता है, जनरली जब भी इतना बड़ा बड़ा रहे ना तो हमेशा याद रखना देखना कि स्क्वायर या क्यूब का ही बात किया जा रहा होगा। जैसे 196 ये 14 का स्क्वायर होता है और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों के बीच कितना है -2, मतलब कि इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो 2 आ रहा है, ठीक है। 14 में से 2 घटाया तो 12 आया और 12 का स्क्वायर का यहाँ पर 144 लिख दिया। तो ये हो गया लॉजिक। सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 225 के साथ। 225 किसका होता है, 225 ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। अब क्या करना है हमें यहाँ से -2 करना है। तो 15 में से अगर हमने -2 किया तो 13 का स्क्वायर आ रहा है और 13 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पर क्या आएगा 169, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। अब क्या है सीक्वेंस, आपको फिर से आपको क्या करना है सीक्वेंस दिखाना है। तो सीक्वेंस दिखाना है तो या तो बढ़ते क्रम में सजाना है या फिर घटते क्रम में। तो यहाँ पर देखा जाए तो घास, दूध और गाय, हाँ, गाय तो लास्ट में ही आएगा शायद, हाँ गाय नहीं, चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो घास है, घास के बाद क्या होगा, घास जो है वो कौन खाएगा, गाय खाएगी, ठीक है। घास गाय खाएगी, गाय खा के घास खाएगी और दूध देगी, दूध से दही बनेगा। ये हो गया हमारा सीक्वेंस, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया रीजनिंग का। ये आया हुआ था आपका 18 जनवरी 2019 का सिलेक्शन पोस्ट के लिए ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से आप भी सॉल्व करना। अब देखो मैंने जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कैलेंडर वाला जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो वो आपको अगर अच्छे से समझ में आई होगी तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप ये करना कि जब 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये आपको बताना है नीचे कमेंट कर करके कि ये कौन सा दिन था, कौन सा दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। वो कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट देखना और उसी तरह सॉल्व कर करके आप निकालना कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। मैं सारा का कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो सेशन को लाइक करो अगर लाइक नहीं किया हो अभी तक तो, और इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।